अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी कितने अमीर हैं, किस किस मुल्क में और किन किन जजीरों पर पाकिस्तानियों ने अरबों डॉलरों की जायदादें बनाई हुई हैं। हम तो समझते थे कि पाकिस्तानी बहुत गरीब हैं, इनका बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक सेकंड के लिए यहाँ रुकिए, गौर कीजिए। सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले आम पाकिस्तानी गरीब हैं बेचारे, लेकिन ये जो बाहर आने जाने वाले ख़ास लोग हैं, इनकी पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी हर मुल्क में अरबों डॉलर की जायदादें हैं। जी हाँ, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गरीबों को छोड़कर बाकी खासुल ख़ास पाकिस्तानियों की दुबई में कितने अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये क्या गोरख धंधा इन ख़ास पाकिस्तानियों ने चला रखा है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई के गोरख धंधे की हकीकत बताते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आलमी ताउन पर मबनी तहकीकाती सहाफ़त के मंसूबे ने दुबई में आलमी अशराफिया की जायदादों की मलकियत का इंकशाफ किया है। इस फहरिस्त में सियासी शख्सियात, आलमी सतह पर मंजूर शुदा अफराद, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और जराइम पेशा अफराद शामिल हैं। फहरिस्त में पाकिस्तानियों की भी शनाख्त की गई है और इनकी मजमूई मालियत का तखमीना तकरीबन 11 बिलियन डॉलर लगाया गया है। जी हाँ, पाकिस्तानियों की दुबई में 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है। दुबई प्रॉपर्टी लीक स्कैंडल दुबई अनलॉक डाटा पर मबनी है, जो दुबई में लाखों जायदादों की तफसीली जायजा और इनकी मलकियत या इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करता है। ये प्रॉपर्टीज़ बड़ी हद तक कंपनियों के नाम पर 2020 और 2022 में ख़रीदी गई हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक स्कैंडल में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ इस फहरिस्त का हिस्सा नहीं हैं। ये डाटा सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज़ ने हासिल किया है, जो वाशिंगटन DC में वाक़या एक गैर मुनाफे बख्श तंजीम है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ इसे शेयर किया गया है। इसमें 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के नामानगारों के साथ 6 माह की मुसलसल जद्दोजहद के बाद इस तहकीकाती रिपोर्ट को मुरतब किया है। इसमें मुतअद्दिद सज़ा याफ्ता मुजरमों, मफरूरों और सियासी शख्सियात का पर्दाफाश किया गया है। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनकी दुबई में कम अज़ कम एक रियल एस्टेट की मलकियत है। ये हैरत की बात है कि इसमें कुछ पाकिस्तानी ख़ानदान, जिनमें सियासी और कारोबारी दोनों बड़े पैमाने पर फेमस फैमिलीज शामिल हैं, इनकी दुबई में प्रॉपर्टीज़ और हाउसेस हैं, लेकिन प्रॉपर्टी लीक्स में इनका नाम शामिल नहीं है। इससे ज़ाहिर होता है कि दुबई प्रॉपर्टी लीक स्कैंडल में अभी तमाम जायदादों की डिटेल शामिल नहीं है। प्रॉपर्टी लीक स्कैंडल में दर्ज पाकिस्तानियों में आसफ अली जरदारी के तीनों बच्चों बिलावल भुट्टो, बख्तावर और आसफा, हुसैन नवाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, शकील मेमन और ख़ानदान के दीगर अफराद, सेंटर फैसल वाडा, फरागोगी, शेर अफजल मरवत, 4 MNAs और निस्फ दर्जन MPAs शामिल हैं। पाकिस्तानी फहरिस्त में अनजहानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ, साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ और 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड जनरलों के साथ एक पुलिस चीफ, एक सफ़ीर और एक साइंसदान भी शामिल हैं। ये तमाम जायदादें इनके अपने नाम पर हैं या इनकी अहलिया और बच्चों के नाम पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में शेख अफजल मरवत ने अपनी पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि वो दुबई में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं और मैंने अपनी इस प्रॉपर्टी को पाकिस्तान के तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के सामने डिक्लेयर किया था। 2014 में सदर आसिफ अली जरदारी को गैर मुल्की जायदाद तोहफे में मिली। जब आसिफ अली जरदारी ने इस प्रॉपर्टी को 2018 में डिक्लेयर किया तो इन्होंने इसे किसी को तोहफे में दे दिया था। याद रहे 2014 में जाली अकाउंट्स केस में जरदारी के साथ शरीक मुलजम अब्दुल गनी मजीद ने अपने वेल्थ स्टेटमेंट में किसी भी किस्म के गिफ्ट का ना तो ऐलान किया और ना ही इसे डिक्लेयर किया, जिसकी मालियत 329 मिलियन रुपए बनती है। ताहम JIT ने मार्च 2014 में दुबई में एक पेंट हाउस की ख़रीदारी से मुतल्लक एक मेमो बरामद किया। दुबई प्रॉपर्टी लीक स्कैंडल के हवाले से अब ये चीज़ भी सामने आई है कि अब्दुल गनी मजीद ने ये जायदाद आसफ अली जरदारी को तोहफे में दी थी। मशहूर ज़माना ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद और इनकी अहलिया को भी इस दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में मुतअद्दिद प्रॉपर्टीज़ के ओनर के तौर पर शो किया गया है। इनमें से जब एक प्रॉपर्टी की कीमत चेक की गई तो पता चला कि एक प्रॉपर्टी की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 80 मिलियन रुपीस बनती है। इसके अलावा एक पाकिस्तानी सोहराब दनशा हैं जो दुबई में प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। इन्होंने 2015 में 96 मिलियन रुपए में दुबई में एक विला ख़रीदा था।
اس کے علاوہ مشہور زمانہ الطاف خانانی نیٹ ورک، جس پر منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے امریکہ نے پابندیاں لگائی تھیں، وہ بھی اس فہرست میں سامنے آئے ہیں۔ اس میں ان کا بیٹا، بیٹی، بھائی، بھتیجا دبئی میں متعدد پراپرٹیز کے مالک ہیں۔ اس دبئی پراپرٹی لیکس میں شامل تحقیقاتی ادارے نے مذکورہ تمام افراد کو سوالات بھیجے ہیں، سوائے اسلم مسعود کے جو کہ وفات پا چکے ہیں، لیکن ان تمام افراد کو بھیجے گئے سوال نامے میں سے ابھی تک کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور پاکستانی حامد مختار شاہ ہے جو راولپنڈی میں مقیم ایک مالج ہیں، جن کو پاکستانی مزدوروں کے اغوا، ہراست اور ان کے گردے نکالنے میں ملوث ہونے کی وجہ سے امریکہ نے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ وہ بھی دبئی میں متعدد پراپرٹیز کے مالک ہیں۔ دبئی پراپرٹی لیکس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ دبئی میں جائیداد کی مالکن ہیں، جس کا انہوں نے رواں برس مارچ میں سینٹ الیکشن میں جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں ذکر نہیں کیا تھا۔ پراپرٹی لیکس کے اعداد و شمار کے مطابق محسن نقوی کی اہلیہ 2023 تک عربین رینچز میں 5 بیڈ روم والے ایک ولا کی مالک تھیں۔ انہیں اس فلیٹ کے کرائے کے مد میں جو آمدنی ہوئی وہ پاکستانی روپوں میں 45 ملین روپیز ہے، اور یہ ولا انہوں نے 329 ملین پاکستانی روپوں میں خریدا تھا، اور اس ویلے کی پرچیزنگ ڈیٹ اگست 2017 ہے، لیکن یہ ولا اپریل 2023 تک ان کی ملکیت میں رہا اور اس کے بعد اسے 344 ملین روپیز میں فروخت کر دیا گیا۔ اس تحقیقاتی منصوبے کے میڈیا پارٹنر کی جانب سے موصولہ کو بھیجے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے رواں سال جنوری میں دبئی میں ایک اور جائیداد خریدی تھی جب محسن نقوی اس وقت پنجاب کے عبوری وزیر اعلیٰ تھے۔ اس حوالے سے ایک اور سوال کے جواب دیتے ہوئے موصوفہ نے کہا کہ ہم اس کو اس سال کے ٹیکس ڈیکلیریشن میں اور ECP کے کاغذات نامزدگی میں اس کو ڈکلیئر کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک اور ٹویٹ میں واضح کیا کہ میری اہلیہ کے نام پر 2017 میں خریدی گئی دبئی پراپرٹیز مکمل طور پر ٹیکس گوشواروں میں درج ہے۔ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے گوشواروں میں بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب میں نے ڈکلیئر کیا تھا، اور یہ پراپرٹی 1 سال پہلے سیل کر دی گئی تھی، اور حال ہی میں 2024 میں اس رقم سے ایک اور نئی پراپرٹی پرچیز کی گئی ہے۔ یہاں پر ہم ایک بہت امپورٹنٹ آپ کو بات بتاتے چلیں کہ دبئی پراپرٹی لیکس میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے صاحبزادے سعد صدیق باجوہ کے پاس بھی 2020 میں دبئی کے ایک لگژری علاقے میں 2 کمروں پر مشتمل ایک پرتعیش اپارٹمنٹ تھا۔ لیک ہونے والے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ پراپرٹی ابتدائی طور پر 18 ملین میں خریدی گئی تھی، بعد ازاں یہ پراپرٹی دسمبر 2020 میں فروخت کر دی گئی۔ لیک ہونے والے ڈیٹے میں درج پراپرٹی کی قیمت 1.75 ملین درہم ہے۔ سعد صدیق باجوہ نے یہ جائیداد ایک انویسٹمنٹ کمپنی سے خریدی، لیکن بعد میں اسے اپنے چھوٹے بھائی علی اقبال باجوہ کو منتقل کر دیا جو اس پراپرٹی کے موجودہ مالک ہیں۔ سعد صدیق باجوہ نے تصدیق کی کہ اس نے جائیداد خریدی لیکن بعد میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کو بیچ دیا۔ علی اقبال باجوہ سے رابطہ کرنے کے بعد انہیں ایک سوالنامہ بھیجا گیا کہ انہوں نے جائیداد کیسے خریدی، ان کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے، کیا یہ رقم قانونی بینکنگ چینل کے ذریعے سے بھیجی گئی، اور کیا انہوں نے ٹیکس حکام کے پاس اپنی اس جائیداد کو ڈکلیئر کیا۔ یہاں ایک بہت اہم بات قابل ذکر ہے کہ علی اقبال باجوہ نے اپنے جواب میں ایک تفصیلی بیان اور تمام معاون دستاویزات بشمول مارٹگیج ایگریمنٹ، اپنے والد سے وصول کی گئی ادائیگیوں کی رسیدیں، بینک سٹیٹمنٹ جو اس قرض کی عکاسی کرتی ہیں جو انہوں نے دبئی کے بینک سے حاصل کیا تھا، یہ تمام تفصیلات انہوں نے میڈیا کے مانگنے پر میڈیا کو پرووائڈ کر دی ہیں، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ میں علی اقبال باجوہ اس وقت بلڈنگ 5 سٹی واک دبئی میں ایک اپارٹمنٹ کا مالک ہوں۔ اپارٹمنٹ فی الحال دبئی اسلامک بینک کے ذریعے مارٹگیج کیا ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ اپارٹمنٹ میرے بھائی سعد صدیق باجوہ نے فروری 2020 میں مشرق بینک دبئی کے پاس مارٹگیج کے ذریعے خریدا تھا۔ دسمبر 2020 میں یہ اپارٹمنٹ مجھے منتقل کر دیا گیا اور تب سے میں اس پر قابض ہوں اور اس کا مالک ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے 2019-20 کے ٹیکس گوشواروں میں اسے ظاہر کیا تھا، لیکن چونکہ 2020 کی دوسری ششماہی میں جائیداد میرے نام منتقل ہو گئی تھی، اس لیے میں نے 2020 سے 2021 کے بعد اپنے ٹیکس گوشواروں میں اسے ڈکلیئر کیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ اپارٹمنٹ مجھے دسمبر 2019 میں خریدنا تھا، لیکن کیونکہ جنوری 2020 میں دبئی میں اپنی نئی جاب شروع کرنے والا تھا، اس لیے متحدہ عرب امارات میں میرے بینک اکاؤنٹ میں پاکستان سے رقم کی منتقلی ہوئی۔ تاہم میری جاب شروع ہونے کی ڈیٹ مارچ 2020 ہے، اس لیے میں نے اپنے اکاؤنٹ سے فنڈز اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے
और इसने अपार्टमेंट खरीद लिया। बाद में मेरे भाई ने ये अपार्टमेंट अपने लिए ना रखने का फैसला किया क्योंकि मॉर्गेज की पेमेंट ज़्यादा थी। इसलिए मेरे भाई ने ये अपार्टमेंट मुझे ख़रीदने की दावत दी और मैंने ये अपार्टमेंट दिसंबर 2020 में अपने भाई से ख़रीदा। अली इकबाल बाजवा ने मज़ीद बताया कि मैं अक्टूबर 2017 से UAE में जॉब कर रहा हूँ। इब्तदाई तौर पर मैं अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2019 तक अबू धाबी में एक ऑयल कंपनी में मुलाजिम था। इसके बाद मैंने मार्च 2020 में एक आलमी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म के साथ काम शुरू किया और तब से मैं दुबई में मुकीम हूँ। अली इकबाल बाजवा ने मज़ीद बताया कि फरवरी 2020 में अपार्टमेंट की कीमत 23,50,000 दिरहम थी और इसके लिए मेरे भाई की तरफ से 10 लाख दिरहम डाउन पेमेंट की गई। बाकी रकम मशरक बैंक से मॉर्गेज के तौर पर ली गई थी। जब अपार्टमेंट बाद में मुझे ट्रांसफ़र किया तो उस वक्त इसकी तखमीना शुदा कीमत 17,50,000 दिरहम थी, जिसमें मैंने 3.5 लाख दिरहम डाउन पेमेंट के तौर पर अदा किया और बकाया पेमेंट 14 लाख दिरहम मैंने दुबई इस्लामिक बैंक से मॉर्गेज के तौर पर हासिल किया। अली इकबाल बाजवा ने अपने दावे के सबूत के तौर पर मावन डॉक्यूमेंट्स भी मुंसलिक किए हैं कि किस तरह से इनके वालिदैन ने रकम इनको मुनासिब कानूनी तरीके से भेजी। डॉक्यूमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की रसीदें, मॉर्गेज एग्रीमेंट, बैंकों के साथ कर्ज के माहदे और 7 सदीक और अली इकबाल के टैक्स गोशवारे शामिल हैं, जो ज़ाहिर करते हैं कि जायदाद टैक्स हकाम के पास डिक्लेयर्ड है। माहिर इकोनॉमिस्ट और नामा निगारों के मुताबिक इस दुबई डाटा लीक में गैर मुल्कियों की मलकियती रिहायशी जायदादों की तादाद में सबसे पहले हिंदुस्तानियों को देखा गया है। हिंदुस्तानियों की 35,000 जायदादें हैं और इनके 29,700 ऑनर्स हैं। इन जायदादों की कुल मालियत $17 बिलियन है। पाकिस्तानी शहरी इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं और पाकिस्तानियों की 23,000 रिहायशी इमलाक हैं और पाकिस्तानियों के 17,000 ऑनर्स हैं। इसके बाद बरतानिया और सऊदी अरब के शहरी आते हैं। यहाँ हम आपको एक और बहुत अहम बात बताते चलें कि पाकिस्तानी मालकान की अगर हम औसत लगाएं तो $0.41 मिलियन यानी कि 11.40 मिलियन रुपए पाकिस्तानियों की औसत कीमत है, जो कि पाकिस्तानियों ने दुबई में इन्वेस्ट की है। ये 11.40 मिलियन रुपए पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख रुपए बनते हैं, जो कि हम पाकिस्तानियों की एवरेज लगा सकते हैं कि एक पाकिस्तानी ने एवरेज 1 करोड़ 14 लाख रुपए दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ हम आपको ये बात भी बताते चलें कि दुबई की ऑफिशियल लैंड रजिस्ट्री का इस्तेमाल ये मालूम करने के लिए भी किया गया कि आया डाटा में ज़ाहिर होने वाले अफराद जायदाद के मालिक हैं या नहीं, लेकिन कुछ मामलात में रिपोर्टर्स ओनरशिप की मौजूदा हैसियत का तयन नहीं कर सके। आम तौर पर इसकी वजह यह है कि हाल ही में कोई प्रॉपर्टी बेची गई है जो कि किसी दूसरे ओनर को ट्रांसफ़र हो रही है। इस तरह से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में आने से बच गई हैं और अभी वो सारी प्रॉपर्टीज़ हिडन हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए चेयरमैन PPP के तर्जुमान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी की तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिक्लेयर्ड हैं और पूरी दुनिया जानती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी जिला वतनी में ही पले बड़े हैं। इनका ये तबसरा ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक आलमी ताउन पर मबनी तहकीकाती सहाफ़त के मंसूबे ने दुबई में आलमी अशराफिया की जायदादों की मलकियत का इंकशाफ किया है। अपनी जिला वतनी के दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो अपने बच्चों के साथ दुबई की जायदादों में मुकीम रही हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद इनकी तमाम जायदादें बच्चों को विरासत के तौर पर ट्रांसफ़र हुई हैं और ये सारी जायदादें ECP की वेबसाइट पर डिक्लेयर्ड हैं। बिलावल और आसफा के दुबई असासों की तफसीलात पहले ही पब्लिक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस कहानी में कोई नई बात नहीं है और ना ही इसमें कुछ गैर कानूनी है। बज़ाहिर ये एक कहानी है लेकिन स्कैंडल नहीं है। बदनीयती पर मबनी किसी भी इक़दाम को मुतलका फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा है कि मेरे असासे पहले ही डिक्लेयर्ड हैं और अवाम के नॉलेज में हैं। शजील मेमन ने अपने असासाजात की तफसीलात देते हुए कहा कि ये सब असासाजात पहले ही ECP और टैक्स हकाम को डिक्लेयर किए गए हैं और ये अभी सब कुछ सनसनी पैदा करने के लिए किया जा रहा है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि दुबई लीक्स एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा है जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें इस दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के वक्त पर एतराज़ है क्योंकि पाकिस्तानी गैर मुल्की सरमायाकारों को अपनी जानिब कन्विंस करने वाला है, इसलिए ये गलत टाइम पर दुबई प्रॉपर्टी लीक्स इशू की गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक़ रहनुमा ने सवाल किया कि लीक्स में साबिक़ हुक्मरान जमात का एक भी नाम क्यों शामिल नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस फहरिस्त में चंद ईमानदार शख्सियात भी शामिल हैं।
ایک سینئر پولیٹیکل لیڈر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان میں وہ تمام اہم شخصیات جن میں جنرل پرویز مشرف، شوکت عزیز، فیصل واڈا اور دیگر بہت سے لوگوں کا نام بھی پاناما لیکس میں آیا تھا، انہوں نے اس کی تردید نہیں کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاناما پیپر سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی پیش گوئی کی کہ ابھی بہت سی خبریں میڈیا میں آنا باقی ہیں۔ تو دوستو، جب اس طرح کی مزید لیکس آئیں گی تو ہم آپ کو دوبارہ سے اس گورکھ دھندے کی حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ تو چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ان ٹائم مل سکے۔ چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔